नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, जिला पदाधिकारी गाजियाबाद। आप लोगों का सुनील सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा वीडियो, जिस पर हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल जिनसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्भुत विशेषता, जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व में, समकालीन विश्व में विश्वविख्यात थी। और वर्तमान का जो नगर नियोजन है, कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे पास है। तो हम लोग आज के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के साथ साथ नगर नियोजन वाला पक्ष देखेंगे। और फिर अगला वीडियो जो यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, व्यापार वाणिज्य किन किन वस्तुओं का होता था, कहाँ कहाँ से होता था, किन किन मार्गों से होता था, और उसमें पक्ष में किसके था व्यापार वाणिज्य, हम लोग ये पक्ष देखेंगे। फिर इसके हम कल्चर का पोर्शन देखेंगे, उस समय का जो है धार्मिक पक्ष देखेंगे, जो कि आध्यात्मिक पक्ष के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती क्योंकि इसके लिखित स्रोत अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। इन सब के अलावा हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो अगला वीडियो होगा वो यूपीएससी की प्री और मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर यूपीएससी के प्री में लगातार वहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अभी का जो दृष्टिकोण आज का जो पोर्शन है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु जो कल का वीडियो होगा वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, हम चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महानगर जिनको नगरों की संज्ञा दी गई थी, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे स्थल जो कि इन 7 नगरों के अलावा हैं, परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले आप समझिए इस बात को और देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक लगभग 500 स्थलों की खोज हो चुकी है, और हम लोग भी मात्र 7 पढ़े हैं, 12-15 आज पढ़ेंगे। इसका मतलब हम लोग केवल 20 स्थल पढ़ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक स्थल के बारे में अच्छे से पढ़िए, इसके अंदर कोई लापरवाही मत करिए। जो मेरा पिछला वीडियो उसके हर एक पॉइंट पे नज़र रखिए, हर एक विशेषताओं पे ध्यान रखिए। अगर हम लोग देखा जाए तो 500 में केवल 20 पढ़ रहे हैं, तो इससे 60, इससे कम हम नहीं पढ़ सकते। इतना समय कम से कम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी को ये लग रहा है कि ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसको आप लोग इस ढंग से देखिए कि हम ज़्यादा कहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो केवल वही पढ़ रहे हैं जहाँ से एग्जाम में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इस समय मैंने बताया था आपसे कि जो आज हम स्थल पढ़ेंगे ये इनमें किसी में एक विशेषता है, किसी में केवल खास विशेषता है, तो इनके बारे में केवल एक लाइन पढ़नी है जो सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि कहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य हैं, कहाँ से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है, कहाँ से जो है सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे जो सवाल होंगे केवल एक लाइन के होंगे। तो हम केवल स्थल का नाम लिखेंगे और उनके सामने उनकी विशेषता पढ़ेंगे। चूँकि स्थल किस राज्य में है ये मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका था। 7 वीडियो के बारे में डिटेल में हम लोग पिछले वाले वीडियो में 7 स्थलों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उनमें केवल एक विशेषताएं पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आज के वीडियो में हम 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो महत्वपूर्ण स्थल, ये महत्वपूर्ण स्थल जो 7 के अलावा बचे हुए हैं। इसके अलावा नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ये यूपीएससी मेंस में कभी भी आ सकता है। लगातार यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे कि नदी के तट, ये सब इसी के अंदर इनको थोड़ा अलग जगह पर करेंगे। नदी के तट पर स्थित स्थल, ये इस समय पीसीएस में स्थल, तो ये यूपी पीसीएस, इसमें इससे सवाल पूछा जाता है। लोथल सामने भोगवा नदी लिख देगा, बताएगा बताओ सही है कि गलत। तो हम एक जगह पर स्थल लिख लेंगे, उनके सामने नदी लिख लेंगे, तो हमारे सारे सवाल इससे सही हो जाएंगे। तो हम आज की वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे और निश्चित रूप से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाने हैं। एक क्वेश्चन तो आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थल, उसके बाद इस पोर्शन को, उसके बाद फिर इस पोर्शन को, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ऊपर से हम लोग मैप से देखते हैं। देखिए, समझने के लिए इसको याद कैसे करना है ये स्थलों के बारे में, अगर हम लोग स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, कोई
ऐसा नहीं है कि ये जब धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, उन धीरे धीरे मेहनत करने क्रम में बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। जैसे समझिए, अगर हम इसको पढ़ें, देखें कि 7 बड़े बड़े स्थल तो हो गए जिनको नगरों की संज्ञा दी गई थी, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो धौलावीरा हो, और चाहे वो बनवाली हो। ये देखिए जो 7 स्थल आपके सामने हैं, ये 7 स्थल है आपका, और चन्हूदड़ो, ये 7 स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और बनवाली, ये जिनको 7 को नगरों की संख्या दी गई थी, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो पे। अब हम देखते हैं, तो देखने क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले इंडिया की चीज़ को देखेंगे। देखिए समझिए, इंडिया में ऐसे कौन स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, फिर हम लोग पाकिस्तान में चलेंगे। तो इंडिया में हम ऊपर से ऐसे आते चले जाएंगे, जो स्थल हमको क्रम से पढ़ेंगे हम लोग ऐसे देखेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहले हमको मांडा पड़ेगा, सबसे उत्तरतम स्थल, फिर पंजाब राज पड़ा, यहाँ पे हम 3 स्थल देखेंगे, हरियाणा में 2-3 स्थल देखेंगे, फिर हम गुजरात में देखेंगे, फिर हम यूपी में देखेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में दहमाबाद देखेंगे। मतलब हमारा जो देखने का तरीका ये रहेगा, हम ऊपर से देखें कौन कौन महत्वपूर्ण स्थल जो छूटे जा रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस तरह जब यहाँ पढ़ेंगे तो पहले हम पंजाब वाला हिस्सा देखेंगे, फिर सिंध वाला हिस्सा देखेंगे, फिर बलूचिस्तान वाला हिस्सा देखेंगे। तो इसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पहले पंजाब, फिर सिंध, फिर बलूचिस्तान। तो आइए हम लोग एक एक को उठाते हैं। पहले इंडिया में उठाएंगे, चूँकि ये हम लोग इसके पहले हम लोगों ने जो पहला वीडियो था वहाँ पर सबको मैप बना के देखा था, तो उन स्थलों को आप वहाँ से देखिएगा। मैं यहाँ केवल नाम लिखूँगा, उनकी विशेषता लिखूँगा। एग्जाम में एक लाइन की विशेषता रहेगी, उसको एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आसानी सवाल सही हो जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं स्थल जम्मू कश्मीर में, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मांडा। तो मांडा जो स्थल है ये जम्मू कश्मीर में है। इसकी खासियत क्या है, हम इसके पहले इसके नाम को हम पढ़ चुके हैं। तो मांडा की खासियत ये है कि सबसे उत्तरतम स्थल है, उत्तरतम स्थल, नॉर्दर्न आपका जो स्थल है ये है आपका। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन हो जाएगा, तो मांडा। तो मांडा की एक खासियत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में ये चिनाव नदी के तट पर है, चिनाव नदी के तट पर। तो अब यहाँ से नदी वाला पोर्शन देखेंगे कि चिनाव नदी के तट पर ये मांडा है, और वहाँ पर एक अखनूर तहसील है, उस अखनूर तहसील में है। और यह जो है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। तो इससे 2 सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, मांडा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर। ये जो पीसीएस में सवाल पूछता है तो उसमें लगातार मांडा का नाम आता है। किस नदी के तट पर है, चिनाव नदी के तट पर। इसकी विशेषता क्या है, सबसे उत्तरतम स्थल। आइए उसके बाद अगले राज्य में आते हैं पंजाब। तो पंजाब में देखिए, पंजाब में 3 स्थल हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जिनको पढ़ना है। इन 3 स्थल में सबसे पहले है रोपड़। रोपड़ देखिए, तो ये जो रोपड़ है, तो रोपड़ के बारे में देखिए। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। ये जो रोपड़ है, भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला उत्खनन स्थल कौन सा है, तो रोपड़। तो इससे एक सवाल पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनित पहला स्थल, प्रथम स्थल। तो ये एक रोपड़ की खासियत है। रोपड़ की दूसरी खासियत ये है, रोपड़ का जो आधुनिक नाम है, देखिए रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो रूपनगर है, रूपनगर। तो कभी पूछ सकता है कि रूपनगर किस स्थल का आधुनिक नाम है, तो रोपड़ का। और इसकी तीसरी खासियत जो है, जो कि नवपाषाण काल में बुर्जहोम की विशेषता थी, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ।
मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना। तो एक बात देखिए, ये विशेषता नवपाषाण काल में बुर्जहोम के साथ थी, वही विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ के साथ है। तो दोनों के साथ सवाल पूछा जाता है कि किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफना जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से हो जाएगा भाई, रोपड़। तो रोपड़ भारत के किस राज्य में है, पंजाब। अभी हम इंडिया के बारे में सारा पढ़ रहे हैं, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, अभी वो हम गनौरी वाला देखेंगे जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होगा, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे पाकिस्तान पे, हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पहला स्थल हो जाएगा रोपड़। दूसरा देखते हैं यहाँ पर दधेरी, दधेरी भी पंजाब में है। यह परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल है, परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था, जब पतन की तरफ थी, जब विकसित हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे पतन की तरफ थी, तो उस समय के स्थल का नाम है भाई दधेरी। तो दधेरी कैसा स्थल है, विकसित हड़प्पा का स्थल है कि परवर्ती हड़प्पा का स्थल है, तो परवर्ती। एक पूर्ववर्ती होता है, एक विकसित होता है, और एक परवर्ती। तो परवर्ती हड़प्पा का किस राज्य में है, तो पंजाब में। तीसरा जो स्थल इसके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, संघोल। तो संघोल भी पंजाब में है। संघोल में दो खासियत हैं, संघोल में देखते हैं दो खासियत। यहाँ पर तांबे की 2 छेनियाँ मिली हैं, तांबे की छेनियाँ मिली हैं, तांबे की छेनी मिली हुई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य। तो अगर देखा जाए, बाकी और भी स्थल हैं, लेकिन हमको सबके बारे में नहीं पढ़ना, पर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोपड़ और दधेरी। रोपड़ के बारे में कभी पूछ सकता है, मालिक के साथ कुत्ते दफना जाने का साक्ष्य कहाँ से है, रोपड़। रूपनगर किसका आधुनिक नाम है, रोपड़। दधेरी कैसा स्थल है, परवर्ती हड़प्पा काल का, किस राज्य में है, तो पंजाब में। तो आइए भाई, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब। अब हम लोग अगला स्थल देखते हैं, अगला राज्य पहले देखेंगे, हम क्रम वाइज जाएंगे। राज्य में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आता है हरियाणा। मैंने कहा एक एक लाइन पढ़ेंगे बस इन सब में। हरियाणा में पहले आते हैं, तो देखते हैं हरियाणा में एक स्थल है, चूँकि बनवाली हम पढ़ चुके हैं हरियाणा में, और बनवाली 7 नगरों के अंदर शामिल, तो उसके बाद डिटेल से हम लोग पढ़े हैं कि जल प्रबंधन वहाँ की बहुत अच्छी प्रणाली नहीं थी, वहाँ पर अच्छे किस्म के बढ़िया बनवाली में जौ के साक्ष्य मिले हैं, आपको वहाँ पर जो है मिट्टी के बने हुए हल की आकृति मिली है, ये सब हम बनवाली पढ़ चुके हैं। अब हम हरियाणा में अगला स्थल देखेंगे राखी गढ़ी। ये इम्पॉर्टेंट स्थल है राखी गढ़ी, तो ये तो देखिएगा इम्पॉर्टेंट स्थल है। क्यों इम्पॉर्टेंट स्थल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट स्थल है देखिए कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ध्यान दीजिएगा, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, और दूसरे नंबर पर धौलावीरा है। तो अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा भाई, राखी गढ़ी। ये हरियाणा के जींद जनपद में है, जींद जिले में है, लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना। जब हरियाणा पीसीएस जो एग्जाम देने जाते हैं तो जब स्पेशल पढ़ते हैं उसमें वो जनपद दिए होते हैं। जब आप ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो आपको जो है जनपद पर बहुत ध्यान ही नहीं देना है आपको। तो ये हरियाणा में है। तो राखी गढ़ी की पहली विशेषता है किस राज्य में हो गया, हरियाणा। क्यों फेमस है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में स्थल है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में है, पंजाब में और भारत में। और अगर इसका सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो गनेरी वाला है जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। दूसरा बड़ा क्षेत्रफल में स्थल है मोहनजोदड़ो, और तीसरा राखी गढ़ी, और चौथा भी रहेगा धौलावीरा। तो हम लोग धौलावीरा जो रहेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आपका जो क्षेत्रफल में स्थल रहेगा, लेकिन पहला पूछेगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा। दूसरा देखिए स्थल यहीं पर है कुनाल। ये कुनाल हिसार जिले में है। कुनाल इसलिए फेमस है कि कुनाल में चांदी के मुकुट
2 मुकुट यहाँ चांदी के मिले हैं। तो चांदी के मुकुट के साक्ष्य अगर पूछा जाए ना, चांदी के साक्ष्य पूछा जाए तो कहाँ से हो जाएगा भाई? कुनाल में। तो हरियाणा में हमको राखीगढ़ी और कुनाल इन दोनों के बारे में तो भूलना नहीं। बाकी मिताथल भी है, वहाँ पर है, बहुत सारे सिसवल स्थल है, ये हम पहले पढ़े हैं, बस उनको वो हम पहले दिन वीडियो में ही पढ़ चुके थे। लेकिन अगर विशेषता पढ़ा जाए तो चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुनाल से। कुनाल है कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वाला स्थल कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी। है कहाँ पे भाई? हरियाणा में। आइए अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 24 सितंबर को है, नज़दीक है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में इसको 3 जिलों में बांट लेते हैं, बागपत, सहारनपुर और मेरठ। देखिए बागपत, सहारनपुर और मेरठ 3 भागों में बांट लेते हैं इसमें। तो बागपत में एक स्थल है सनौली, बागपत में एक स्थल है सनौली। तो पूछ सकते हैं सनौली स्थल उत्तर प्रदेश के किस राज्य, किस जिले में है? तो बागपत। इसकी खासियत ये है कि सनौली में हड़प्पा काल का स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी यहाँ पर 125 समाधान मिले हैं यहाँ। तो यहाँ पर 125 समाधान है, 125 कब्रें हैं जिस पे लोगों को दफनाया गया है। और दफनाने के बाद उनको ऐसे दफनाया गया है कि जो सिर है वो उत्तर में है, जो पैर है वो दक्षिण में है, यानी प्रत्येक 100 को उत्तर और दक्षिण दफनाया गया है। तो 125 कब्रें या समाधान के साथ कहाँ से मिले हैं? सनौली से। इन सब के अलावा इस सनौली में यहीं पर जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं सनौली से। इससे लोगों के मांसाहारी होने की प्रवृत्ति मिलेगी। जब हम हड़प्पा सभ्यता के खान पान पे बात करेंगे तो यहाँ के लोग शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो सनौली में जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे। तो इस तरह देखा जाए सनौली किस जिले में है तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? बागपत। और किस राज्य में है तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब आते हैं हम लोग सहारनपुर में। तो सहारनपुर में कोई खासियत नहीं, 4 स्थल हैं, इनके केवल नाम जानने हैं। कभी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा स्थल सहारनपुर में नहीं है? तो देख लेते हैं भाई। एक है बड़गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा और सकतपुर। ये 4 स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हैं। अब ये सकतपुर अभी इस नवीन स्थल में सबसे नवीनतम स्थल सकतपुर है, जिसकी खोज अभी 4-5 महीने पहले हुई है। तो पूछ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में खोजा गया सकतपुर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आंसर क्या हो जाएगा भाई? सहारनपुर। तो इस तरह से ये 4 देख लीजिए जो स्थल हैं, ये इसलिए याद होने चाहिए कि पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सहारनपुर में नहीं है। तो करेगा क्या? सनौली यहाँ डाल देगा, या मेरठ में भी आप देखेंगे 2 स्थल हैं, 2 क्या यहाँ 3 स्थल हैं। एक तो आलमगीरपुर है, दूसरा हस्तिनापुर है, तीसरा भगवानपुरा है। तो ये सभी जो स्थल हैं जो आप देख रहे हैं, आलमगीरपुर, भगवानपुरा और ये आपका हस्तिनापुर, ये सारे के सारे जो स्थल हैं, ये सारे के सारे स्थल परवर्ती हड़प्पा काल के थे। और जो आलमगीरपुर है देख लीजिएगा भाई, ये आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर। ये जो हिंडन नदी है यमुना की सहायक है। देखिएगा भाई, ये जो हिंडन नदी है, ये जो हिंडन नदी है ये यमुना की सहायक है।
इसका मतलब ये हुआ यमुना की सहायक है ये। और ख़ासियत क्या है सुन लीजिए कि जो ये जो आलमगीरपुर है ये सबसे पूर्वी स्थल है, ये सबसे पूर्वी स्थल है। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो मैक्सिमम पूरब में हिंडन नदी तक है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है, इसका मतलब गंगा तक नहीं है। अभी यूपीएससी में 2014 या 2013 किसी के यूपीएससी के प्री में पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किन नदी तट पर है, और विकल्प में था सिंधु, चिनाव, झेलम और गंगा, और कूट में था 1, 2, 2, 3, 3, 4। तो समझिए बात को, इसमें गंगा नदी के तट के पास सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो हिंडन नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिले में। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पूर्वी स्थल है वो नदी है हिंडन, और वो सहायक किसकी है, यमुना की। मतलब अगर हम लोग आंसर लेके जाएंगे तो यमुना तक जाएंगे, मतलब गंगा तो और भी यमुना की पूरब में है। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं। चिनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि चिनाव के तट पर आपका मांडा प्राप्त हुआ है, और सिंधु के तट पर तो बहुत सारे स्थल देखेंगे। तो अगर हम लोग इस आंसर को देखें देखिए ये सब चीज़ें हैं। अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो आप इन सब सवालों के जवाब ऐसे दे लेंगे। देखिए सिंधु नदी अभी हम लोग पढ़ेंगे कैलाश के मानसरोवर से ऐसे आके ऐसे ये इंडिया में जाके, और ये देखते हैं अरब सागर में जाके गिरती है। उसके बाद झेलम हम लोग देखेंगे तो वेरीनाग झरने के पास से झेलम ऐसे निकलती है, फिर मंगला और मुजफ्फराबाद ज़िले की बॉर्डर बनाते हुए ये देखिए झेलम ऐसे चली जाती है। ये जो चिनाव रहेगी ये आपका बड़ा लाचा दर्रा के पास चंद्र और भागा नामक नदियों के रूप में निकलती है, आगे किश्तवाड़ के पास मोड़ बनाते हुए चिनाव ऐसे चली जाती है। और ये चिनाव में ही आगे चल के हम लोग देखेंगे तो इसी में ही ये देखते हैं हम लोग, ये आपका ये यहाँ से रावी नदी निकलेगी जिसको पंजाब या लाहौर की नदी कहते हैं, और ये भी जाके चिनाव में मिल जाती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इस तरह यहाँ से सतलज नदी आती है, वो भी इसमें जाके मिलती है, और फिर यहाँ पर हम लोग बीच में ब्यास नदी आके मिलती है, और फिर ये पूरी पंचनद हो जाती है जो कि मिठनकोट में मिलती हैं, और उसके बाद फिर ये जाके मुल्तान के पास जाके सिंधु घाटी सभ्यता में मिल जाते हैं सिंधु नदी में। तो मतलब ये झील ये है सिंधु घाटी इंडस, ये है झेलम, ये है चिनाव, ये है रावी, ये है ब्यास और ये है सतलज। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल यहाँ से लेकर यमुना तक सब में प्राप्त हुआ है। तो इंडस, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, जैसे ब्यास सतलज के तट पर रोपड़ भी रहेगा, जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं रोपड़, वो सतलज नदी के तट पे था। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी नदियों के तट पे है। तो उसमें विकल्प था सिंधु, ये विकल्प जो था उसमें सिंधु था, झेलम था, रावी था और गंगा था। विकल्प ए में था 1 और 2, इस तरह 1, 2, 3, यही विकल्प थे भी 1, 2, 3, 4, इस तरह विकल्प थे। तो देखिए सिंधु, झेलम, रावी तीनों आंसर था यहाँ पर। ये चिनाव था यहाँ पर, चिनाव जो भी विकल्प था। तो इसमें 1, 2, 3 गंगा नदी के तट पे नहीं था। तो जब हम पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस से लगेंगे। अब आपको झेलम के तट पे कोई नहीं मिला, क्योंकि झेलम तट पे कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं जिसके बारे में हम पढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं कि झेलम के एरिया में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं, परंतु ऐसा कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ें, क्योंकि हम तो 1500 में केवल 20 स्थल पढ़ रहे हैं। जब सिंधु पे मिला है और आपका चिनाव पे मिल रहा है और आपको रावी भी मिल रहा है, सतलज पे मिल रहा है, इसका मतलब वो झेलम अपने आप कवर हो गया। हम इस चीज़ को यूपीएससी ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछता है। यूपीएससी में ही फर्क है, पीसीएस में जाएंगे पूछेगा डायरेक्ट दे देगा स्थल और समय नदियाँ। तो दोनों के अप्रोच में अंतर है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जैसे ही आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की मैपिंग अच्छी होगी तो ये सब्जेक्ट और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यूपी में ये 3 जिले हैं, बागपत, सहारनपुर और मेरठ। तो कभी भी इनसे सवाल पूछा जा सकता है, सारे स्थलों को हमको अच्छे से पढ़ना है। तो आइए उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में कालीबंगा ही एक स्थल था, और कालीबंगा एक स्थल, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
उसके बाद गुजरात में आते हैं तो गुजरात में हम लोगों ने लोथल और धौलावीरा, तो गुजरात में अगर हम लोग देखें तो गुजरात में हम लोग लोथल और धौलावीरा के बारे में तो पढ़ चुके हैं डिटेल में 7 नगरों के रूप में के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो और भी स्थल हैं। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा देखिए भाई, ये जो सुरकोतड़ा स्थल है ये हम लोग पहले देखते हैं। ये कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में 3 स्थल थे, सुरकोतड़ा, धौलावीरा और देसलपुर। इसमें धौलावीरा पढ़ चुके हैं, सब सुरकोतड़ा देख रहे हैं। तो सुरकोतड़ा है कहाँ, तो गुजरात राज्य में है, और है कहाँ तो कह देंगे कच्छ की खाड़ी में है। इसकी दूसरी खासियत क्या है सुरकोतड़ा की, देख लेते हैं। दूसरी खासियत सुरकोतड़ा की ये है, देखिए कि सुरकोतड़ा फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ, एक कंकाल घोड़े का, यहाँ पर घोड़े का एक कंकाल प्राप्त हुआ है, अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। जैसे भी घोड़े के दांत देखेंगे तो राणा घुंडई में प्राप्त होते हैं, लेकिन घोड़े का अस्थि पंजर या घोड़े का कंकाल अगर हम लोग ये देखते हैं तो घोड़े का अस्थिपंजर या घोड़े का कंकाल हमको सुरकोतड़ा से प्राप्त होता है। तो घोड़े के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, सुरकोतड़ा से मिलते हैं। इस तरह अगर हम लोग देखें तो सुरकोतड़ा इसलिए फेमस है। सुरकोतड़ा दूसरी चीज़ के लिए फेमस है, देख लीजिए भाई कि लोथल और सुरकोतड़ा एक ऐसे स्थल थे जो एक ही 4 दीवारी से घिरे थे। मतलब ये है कि यहाँ का दुर्ग और यहाँ का नगर दोनों ही जो हिस्से थे वो एक ही 4 दीवारी से, एक ही 4 दीवारी या परकोटे से घिरे थे। तो पूछ सकता है कौन से हड़प्पा सप्ता में 2 स्थल थे जो कि एक ही 4 दीवारी से घिरे थे। हड़प्पा सप्ता में अधिकतर स्थल में से पश्चिमी दुर्ग टीला ही 4 दीवारी से घिरा होता था, परंतु लोथल सुरकोतड़ा में दोनों घिरे हैं, दोनों को एक ही 4 दीवारी से घेरा गया है, तो सुरकोतड़ा वहाँ आता है। इन सब के अलावा एक स्थल था कालीबंगा जिसका अंत भूकंप से हुआ था। तो कालीबंगा के अलावा सुरकोतड़ा दूसरा स्थल है जिसके बारे में कहा गया है कि इसका जो पतन है भूकंप के कारण हुआ है। तो इस तरह पूछ सकता है कि हड़प्पा सप्ता में कौन से 2 स्थल हैं जिनका अंत भूकंप की वजह से है। एक कालीबंगा, दूसरा सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा में 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है कहाँ, गुजरात के कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े का अस्थिपंजर, घोड़े के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे कौन से 2 स्थल हैं जिसमें दुर्ग और नगर दोनों एक ही 4 दीवारी से घिरे हैं, तो लोथल और सुरकोतड़ा। कालीबंगा के अलावा कहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोतड़ा। तो इस तरह से भाई हम लोग देखें ये सुरकोतड़ा गुजरात में इम्पॉर्टेंट है। सुरकोतड़ा के अलावा गुजरात में अगर हम लोग और देखें तो गुजरात में एक स्थान है रंगपुर। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है रंगपुर। तो ये जो रंगपुर है देखिए गुजरात में, तो रंगपुर के बारे में देखते हैं पहली बार कि ये सौराष्ट्र क्षेत्र में है। गुजरात का जो सौराष्ट्र तट है, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में जो काठियावाड़ वाला जिसको क्षेत्र कहते हैं, शायद सौराष्ट्र क्षेत्र कहिए या काठियावाड़ वाला क्षेत्र कहिए, तो काठियावाड़ क्षेत्र में ये अहमदाबाद जिला है। अहमदाबाद गुजरात का जिला है जो कि राजधानी गुजरात की। अहमदाबाद जिले में ये जो है रंगपुर जो स्थित है, और एक नदी भादर नदी के तट पर, नदी के तट पर श्री रंगनाथ राव यानी SR राव ने इसकी खोज की है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान की भूसी, तो पूछ सकता है कि साक्ष्य,
कि धान के भूसे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर। किस राज्य में है, गुजरात में। किस क्षेत्र में है, सौराष्ट्र के क्षेत्र में या काठियावाड़ के क्षेत्र में। किस नदी के तट पर है, तो भादर नदी के तट पर है। तो गुजरात में ये जो 2 स्थल हैं जिनके बारे में हमें जानना था। हैं तो स्थल बहुत सारे और हैं वहाँ पर। मालवन है, वो ताप्ती नदी के किनारे है। कुंतासी है, भगता राव है, बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन सबके बारे में हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से यही 2 स्थल, अगर हम इनके बारे में जान जा रहे हैं तो बड़े आसानी से सवालों का जवाब दे लेंगे। लोथल धौलावीरा पढ़ चुके हैं, सुरकोदा रंगपुर और देख लीजिए। अगर ये 4 स्थल जानते हैं तो गुजरात राज्य के हम सिंधु घाटी सप्ताह से जुड़े हुए सवालों का बड़े आसानी से जवाब दे लेंगे। गुजरात के बाद आइए हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में। क्रम से हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में एक स्थल है दयमाबाद। दयमाबाद के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी था और सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल है। और ये जो दयमाबाद है देख लीजिएगा, तो ये दयमाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला है। अहमदनगर जिला में मेन नदी तो देखिए नाम है गोदावरी। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। नदी के तट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दयमाबाद में अगर प्रवरा नदी लिखा है तो एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर प्रवरा नदी नहीं लिखा तो प्रवरा सहायक किसकी है, गोदावरी की, तब मुख्य नदी आंसर होता है तो आंसर गोदावरी हो जाएगा। तो इस तरह से दयमाबाद जो है ये किस नदी के तट पर है, तो आंसर गोदावरी भी हो सकता है, प्रवरा भी हो सकता है, 2 में एक ही रहेगा। बहुत अधिकतम गोदावरी दिया रहता है एग्जाम में, तो अगर गोदावरी दिया रहे तो वो भी आंसर सही है, प्रवरा दिया रहे तो वो भी आंसर सही है। खासियत क्या है इसकी, दयमाबाद की खासियत ये है कि दयमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है। जैसे हमने पढ़ा था सबसे उत्तर में स्थल मांडा, पूरब में स्थल अभी हम लोगों ने देखा था आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पे था, और सबसे दक्षिणतम स्थल अगर हम लोग देख लिया जाए दक्षिणतम स्थल तो हो जाएगा भाई दयमाबाद। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हम लोग क्रम से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र इस सब को देख डाले कि कौन कौन महत्वपूर्ण स्थल थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए अब चलते हैं पाकिस्तान। तो जिस तरह अभी हम लोग इंडिया में पढ़ रहे थे, अब आइए हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में देखते हैं, तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत, इन 3 प्रांतों में कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम लोग पंजाब प्रांत में देखें तो पंजाब में हड़प्पा पहले से पढ़ चुके हैं पाकिस्तान के पंजाब में। अगर हम और देखें तो एक स्थल का नाम है गनेरी वाला। तो ये जो गनेरी वाला है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और खासियत ये है कि पूरे सैंधव सभ्यता, चाहे सैंधव कहो, सिंधु कहो, हड़प्पा कहो, सब एक है, सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मतलब इसके पहले अभी मोहनजोदड़ो आंसर हुआ करता था। अगर मोहनजोदड़ो के अलावा गनेरी वाला विकल्प में रहे तो आज के बाद जो आपका आंसर होगा वो गनेरी वाला होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो भाई गनेरी वाला। यहीं पर हम क्रम से 4 स्थल देख लेते हैं। तो यहीं पर एक पॉइंट बना लेते हैं, सैंधव सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थल क्रमशः, तो सबसे बड़ा है गनेरी वाला जो कि पंजाब में है, पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है जो कि अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, इसको हम 7 महानगरों में पढ़ चुके हैं।
जो सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे देखते हैं भाई हम लोग राखी गढ़ी है, और फोर्थ नंबर पर धौलावीरा है। तो समझिए बात को, एक क्रम से देख लीजिएगा, गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी और धौलावीरा। अगर हम लोग जानते हैं तो ये दोनों स्थल पाकिस्तान में हैं और ये दोनों स्थल कहाँ हैं भाई, इंडिया में। तो आज के बाद पूछे, क्योंकि संधव घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते हैं तो हमें पूरी सभ्यता के बारे में, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सब में फैली है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर संधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो न ये पूछ रहा है इंडिया, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, तब आंसर गनेरी वाला होगा। भारत में संधव घाटी सभ्यता का स्थल पूछे तो आंसर होगा राखी गढ़ी। भारत में दूसरा स्थल पूछे तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा। संपूर्ण में चौथा पूछे तो आंसर धौलावीरा। तो धौलावीरा इंडिया में तो दूसरा है, परंतु सभी सभ्यता स्थलों में कौन सा है, चौथा। पहले नंबर पे कौन है, गनेरी वाला। अगर ये विकल्प में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये गनेरी वाला के बारे में देखते हैं। आइए हम लोग सिंध प्रांत में देखते हैं। तो सिंध प्रांत में देखिए हम लोगों ने दो स्थल पढ़ा था, एक मोहनजोदड़ो, दूसरा चन्हूदड़ो, जो कि दोनों स्थल 7 नगरों में थे। अब हम लोग अगर इसमें देखें सिंध प्रांत में तो कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, दड़ो, अल्लादीनो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो के बाद ये 5 स्थल महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 स्थलों में अगर हम लोग कोट दीजी को देखते हैं तो कोट दीजी जो है वो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध जिले में, सिंध प्रांत में है भाई। और कोट दीजी खासियत ये है, ये क्यों फेमस है, यहाँ से अलंकृत खंभा मिला है। एक खंभा है, वो जो खंभा है वो अलंकृत खंभा है, मतलब उसमें अलंकरण बहुत किया गया है, उसमें बहुत डिजाइनें बनी हैं। तो अलंकृत खंभा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं भाई, कोट दीजिए। लेकिन अगर अलंकृत ईंट पूछ लेता है तो वही आंसर आपका कालीबंगा होता है। अगर अलंकृत ईंट पूछे तो आंसर कालीबंगा, और अलंकृत खंभा पूछ रहा है तो आंसर कोट दीजिए। तो जहाँ कालीबंगा पढ़े हैं वहाँ पे इसको नोट भी कर सकते हैं कि अगर आप, हाँ, इसकी नोट्स बनाते रहिए क्योंकि वीडियो है, जब तक एक बार नोट्स रहता है तो वीडियो देखने में आपको 1 घंटा लगेगा और आपको नोट्स बना के पढ़ने में इसी को 10 मिनट लगेगा, तो आपका 50 मिनट आगे चलकर सेव होगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाकायदे नोट्स बनाते रहिए, थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन ये है कि हमेशा के लिए आपके वो काम देगा। तो अलंकृत खंभे का साक्ष्य, क्योंकि उसमें कुछ संशोधन में बीच बीच में बोलूँगा, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है और बतानी चाहिए, तो अगर नोट्स बने रहेंगे तो वहाँ पर आप डाउनलोड, वहाँ पर आप जाके आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कहाँ पर लिख पाएंगे अगर आप वीडियो देखते रह जाएंगे तो अलंकृत खंभा के साक्ष्य पूछे तो कोट दीजिए से, अलंकृत ईंट के साक्ष्य पूछे तो कालीबंगा से। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर के तीर प्राप्त हुए हैं, बड़ागर पत्थर के तीर के निशान प्राप्त हुए हैं, पत्थर के तीर ऐसे पत्थर के तीर प्राप्त हुए हैं, तो बड़ागर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोट दीजिए से केवल ये जानना है अलंकृत खंभे के साक्ष्य। आमरी में आते हैं, आमरी इसलिए फेमस है कि 12 सिंहों के साक्ष्य हैं, 12 सिंहों, 12 सिंघा के साक्ष्य, 12 सिंघा के साक्ष्य पूछे आज के बाद, आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, आमरी। अली मुराद एक ऐसा संधव घाटी सभ्यता था जो कि पूरी तरह से ग्रामीण स्थल था, एकमात्र ग्रामीण स्थल। मतलब क्या है इसका, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे उसमें नगरीकरण काफ़ी हद तक आ चुका था, नगरीय विशेषताएं उन्होंने धारण कर लिया था।
इसलिए हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता में यही अंतर है कि पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता के रूप में हमको जानी जाएगी। तो लेकिन अली मुराद एक आदमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर नगरीय तत्व भी नहीं प्रकट हुए थे, नगरीकरण की तरफ भी नहीं बढ़ पाया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का है, समकालिक है, तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका अली मुराद। इसके अलावा देख लीजिए जुदीय जड़ों में से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम के साक्ष्य धौलावीरा से भी मिले थे। तो भारत में स्टेडियम के साक्ष्य पूछे तो आंसर धौलावीरा, पाकिस्तान में स्टेडियम के साक्ष्य पूछे तो जुदीय दड़ो। ओवरऑल स्टेडियम के साक्ष्य दो जगह से मिले हैं, एक धौलावीरा से, दूसरा जुदीय दड़ो से मिले हुए हैं, ये जान लीजिए। अल्लादीनो ये अरब सागर और सिंधु नदी, वह सिंधु नदी जहाँ पर जाके मिलते थे उसी के संगम के तट पर है, के तट पर बंदरगाही नगर है। ये तो कोई खासियत नहीं, बस केवल जानना है, इसके बारे में पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अल्लादीनो जो है, अब जैसे ये पाकिस्तान का था, सिंधु नदी गिर रही, जहाँ गिर रही वहीं पर अल्लादीनो बना था। तो अल्लादीनो एक बंदरगाही नगर था जो कि अरब सागर और सिंधु नदी तट के महासंगम के पास स्थित था। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये सारे स्थल हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक लाइन एक एक खासियत है, इनको आपको जानना चाहिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सबको आप पढ़िएगा। आइए लास्ट प्रांत देखते हैं, बलूचिस्तान। जिस ढंग से आप पढ़ेगा, जिस ढंग से याद करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। बलूचिस्तान देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। नौसारो प्राप्त हुआ है, बालाकोट प्राप्त हुआ है, सोतका कोह प्राप्त हुआ है, सोतकागिन, डोर, डाबरकोट, ये सारे स्थल जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्राप्त हुए हैं। ये सारे संध्योकालीन स्थल हैं भाई। तो आइए एक एक लाइन विशेषता देखते हैं। जो नौसारो है, यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हैं। यहाँ की मृण मूर्तियों में सिंदूर लगा मिला है, मिट्टी की मूर्तियों में। इसके बाद सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से आंसर हो जाएगा तो भाई नौसारो से। बालाकोट जो है ये एक अरब सागर के तट में था, बंदरगाही नगर था। इसकी खासियत ये है अब बालाकोट की, यहाँ पर सीप का उद्योग प्राप्त हुआ। तो पूछ सकता है समुद्र से सीप लाकर उनसे सीप का उद्योग कहाँ से प्राप्त हुआ तो भाई बाला। सोतका को, ये सादी कौर एक नदी है, सादी कौर नदी है, सादी कौर नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, के तट पर ये स्थल है, कोई खासियत नहीं, बंदरगाही नगर ये भी है। सुतकागिन डोर, ये इम्पोर्टेंट है, ये दास्क नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर, ये जानिए आप। और इसलिए फेमस है, आर्नस्टाइन ने इसकी खोज की है। इसके डाबरकोट के आर्नस्टाइन में, बाकी दोनों की खोज जो है आपका ये दोनों के डेल्स महोदय ने की है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आर्नस्टाइन और डेल्स लोगों ने महोदय ने काम किया है। खासियत सुतकागिन डोर की, ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है, देखिएगा, सॉरी पश्चिमी स्थल, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल। अब अगर देखें डाबरकोट से कुछ नहीं, बस पर पढ़ना है। तो यहाँ पर नौसवारों से सिंदूर के साक्ष्य, बालाकोट में सीप का उद्योग, सोतका को किस नदी के तट पर है, सादी कौर नदी, सुतकागिन डोर किस नदी के तट पर है भाई, दास नदी के तट पर। खासियत क्या है भाई, ये सबसे पश्चिमी स्थल है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये जो सारे स्थल हमने अभी तक देख डाले, अगर इतना पढ़ के एग्जाम में जा रहे हो तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन सब के अलावा एक भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाओ,
क्योंकि ये जो 3 स्थल हैं देखिए, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा, मैंने तीनों के बारे में आपको पढ़ाया था। तो एक एक पॉइंट तीनों में और नोट करना है, क्योंकि आप इन तीनों को देखिए, इनमें एक एक खासियत और है। नोट्स बनाए रहे होते तो तीनों को हम लोग वहीं पर एक एक लाइन नीचे बढ़ा देते। तो लोथल में देखते हैं, तो लोथल में हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो पूछ सकता है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। भाई मापने के लिए हाथी दांत से पैमाना बना हुआ था, इसलिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। इसी तरह से देखिए कालीबंगा में एक मृण पट्टिका है, एक मिट्टी की पत्रिका है, आपका पट्टिका है, उसमें मिट्टी की पट्टिका की इस तरफ सींग युक्त देवता बने हैं एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग उस तरफ देखें तो एक मानव है, एक मनुष्य है। मनुष्य अपने साथ बकरी लिए है, अपने साथ बकरी लिए है, बकरी लेके जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये पूछा हुआ है पीछे में सवाल, सब IAS से पूछे गए हैं कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। सींग युक्त देवता की मृण पट्टिका कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, तो एक मृण पट्टिका मतलब मिट्टी की पट्टिका, ये एक मिट्टी की पट्टिका है, उसमें एक तरफ सींग युक्त देवता अपने साथ बकरी लेके जाता हुआ पाया गया है। तो ये सींग युक्त देवता या सींग युक्त देवता की मृत पट्टिका कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, कालीबंगा से। उसी तरह धौलावीरा में देखते हैं, धौलावीरा के बारे में डिटेल में पढ़े थे, पर एक और देख लीजिएगा क्या है यहाँ पर। धौलावीरा में शैलकृत स्थापत्य, अब ये क्या है देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलकुंड प्राप्त हुआ है। ये पूरा पत्थर से बना हुआ है जलकुंड, ये भाई रिजर्वायर है, रिजर्वायर देखिए यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक बहुत बड़ा जलकुंड प्राप्त हुआ है, पत्थर से पूरा बना हुआ, वहाँ पानी इकट्ठा किया जाता था। तो वहाँ मेरा 16 तालाब प्राप्त हुए थे। सबसे अच्छी जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा में थी। तो उसमें से जो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है वो पत्थर से बना हुआ है, तो उसी को शैलकृत स्थापत्य कहा गया है। तो शैलकृत स्थापत्य या शैलकृत संरचना कहाँ से प्राप्त हुई है, तो भाई धौलावीरा से। वो था क्या, एक रिजर्वायर था जो कि पत्थरों से बना था, पानी आकर वहीं इकट्ठा होता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर 3 चीज़ें हैं जो कभी भी पूछा सकती हैं कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से। मृत पट्टिका में सींग युक्त देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। या एक शैलकृत स्थापत्य या शैलकृत जलकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए भाई, धौलावीरा से। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर इनको आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम के सवाल सही हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा टॉपिक अभी इसी में और है, उसको देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, ये देखिए हो चुका है सब, पर मैं आपके इसलिए कि ताकि आपका एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई आसान हो जाए, तो मैं इसके लिए आपको करवा रहा हूँ। तो हम लोग ये इधर लिखेंगे नदी, इससे आपका गेस भी होगा कि आखिर वो राज किसके, और इधर लिखेंगे स्थल। तो हम यहाँ नदियों के नाम लिखेंगे, उसमें कौन कौन स्थल प्राप्त हुए हैं ये लिखेंगे। इसको नोट करिएगा, 4-5 बार पढ़िएगा, सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे पहले नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के तट पर जो स्थल है देख लीजिएगा, जो आप पढ़े हुए हैं इनको नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, अलीमुराद, अल्लादीनो, कोट दीजी। तो कभी भी अगर ये कोई भी स्थल आ जाएं और इनमें से अगर उनके सम्मुख नदी मिलाना हो तो आंसर क्या रहेगा आपका आज के बाद भाई, सिंधु नदी। इस सारे स्थल सिंधु नदी के तट पर हैं। कोई स्थल और सामने नदी मिल जाए तो सिंधु नदी मिला दीजिएगा, जो पहला रहेगा। चूँकि
झेलम तो ऑटोमेटिक है ही, क्योंकि सिंधु के बाद झेलम आती है, फिर चिनाव आता है। तो चिनाव अगर नदी आ रही है तो चिनाव नदी के तट पर केवल एक स्थल है, मांडा, तो चिनाव नदी हो जाएगी। फिर देखते हैं हम लोग रावी आती है। रावी नदी तट पर एक स्थल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा, जो महत्वपूर्ण हम लोग देख रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर उसके बाद हम लोग सतलज देखते हैं। सतलज नदी के तट पर है रोपड़। उसके बाद हम लोग अगर घग्गर देखते हैं, घग्गर जो कि राजस्थान में घग्गर बहती थी, देखिएगा, जिसको प्राचीनतम हम लोग प्राचीन काल में जिसको हम लोग सरस्वती कहते थे। तो सरस्वती को हम आज की घग्गर नदी सरस्वती, और उस समय की जो है दसवती नदी को हम लोग आज की चौतांग नदी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो घग्गर नदी के तट पर अगर देखें तो बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल। तो अगर विकल्प में कहीं सरस्वती भी लिखा है तो वही मारिएगा, कोई अलग नहीं है कि घग्गर या सरस्वती नदी के क्षेत्र में कौन सा स्थल है। तो बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल, कालीबंगा। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो भोगवा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, भोगवा नदी है। ये भोगवा नदी जो है ये गुजरात में है, इसके तट पर लोथल बसा हुआ, इसको याद करिएगा, भोगवा नदी पे। फिर हम लोग देखते हैं हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताप्ती नदी, इसके तट पर मालवन है। हम लोग देखते हैं मादर नदी, भादर नदी, इसके तट पर रंगपुर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोदावरी। आगे देखते हैं गोदावरी, गोदावरी नदी, इसके तट पर हम लोग गोदावरी या प्रवरा, देखिए प्रवरा मुख्य है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो दैमाबाद। इन सब के अलावा हम लोग दास की नदी देखेंगे तो अभी पढ़े थे सुतकागेंडोर। सादी कौर नदी देखेंगे तो सोतका को। बहुत सारी और नदियां हैं, मेघम नदी है, किम है, सब बहुत सारे हैं। किम नदी तट पर मेघम एक स्थल है जो कि गुजरात में है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो किम नदी के तट पर मेघम है। तो ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट देखिए एग्जाम में ये एक भी न गलत होने पाए, हमेशा रटा होना चाहिए। ये जो अभी इतना पढ़ रहे हैं एक भी, सब इम्पोर्टेंट है। इधर स्थल दे देगा, नदी दे देगा, मिलाओ कौन सही है, सुमेलित है नहीं है, या कौन जोड़ा सही नहीं है, तीन सही के गलत कर देगा, या इधर नदियां अलग सीक्वेंस में, इधर स्थल आपस में मिलाओ। जो भी चीज़ पूछा जाएगा, अगर आपने मेहनत की है, ये पढ़ा है, इधर पे कलेक्शन किया है, तो बड़े आसानी से सवालों का जवाब सही हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ये जो वीडियो है, ये जो इसके पहले वाला वीडियो 7 नगरों वाला था, उसको और इन दोनों वीडियो को मिला देंगे तो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं और उनसे जुड़ने वाले लगभग सारे सवाल सब इन दोनों वीडियो के अंदर आ जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, उसका नगर नियोजन और उनका समाज। इस तरह से अगले 2 वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, जिसमें हम नगर नियोजन के साथ साथ, अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस, उनका प्री, उनका मेंस, यहाँ तक कि नेट, जेआरएफ,
जो मुझसे लगातार लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। आप इस पढ़ते समय देखिए कि किस ढंग से आपको पढ़ना है। कोई भी बुक आप पढ़ते रहिए, वैसे जहाँ तक मैं आपको कहूँगा कि ज़रूरत नहीं है, आप इसी को ही कंप्लीट करिए और उसके बाद पिछले वर्षों के सवालों को हल करिए। जो भी यूपीएससी में पूछे गए हैं, पीसीएस पूछे गए हैं, नेट जेआरएफ पूछे गए हैं, उन सवालों को हल करिए। देखिए कि बड़े आसानी से सवाल सही हो जाएंगे। अगर आप सच में इतना जानते हैं तो बहुत पर्याप्त है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत विषय पढ़ने हैं और सबको इसी ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ना है। इतिहास में अभी ये तो शुरुआत है, पूरा इतिहास बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बोझ लेके नहीं चलना है कि 1000 किताबें उठा लिया जाए, पढ़ा जाए, कोई मतलब नहीं है। एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो सबसे अच्छा होता है, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़िए। उसी तरह से ये जो मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरे वीडियो हैं, आप उनको सीक्वेंस से देखिए, उन पर मेहनत करिए, केवल पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से भाषा, उसकी सोच, उसके शब्द, ये सब बहुत मजबूत होते हैं। उससे गवर्नमेंट की लैंग्वेज, गवर्नमेंट के शब्द, गवर्नमेंट की जो भावना, वो सब समझ में आती है और इन सब से मेंस में बड़ी मदद मिलती है। तो इन सब के अलावा अगर आप कुछ पढ़िए तो केवल एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जिससे आपका मेंस भी और मजबूत होता चला जाएगा। तो धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के साथ साथ उनके सामाजिक या अन्य विशेषताएँ। धन्यवाद।